सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, हिंदी साहित्य समागम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आपको पूर्व में मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से हमने टीजीटी, पीजीटी, झारखंड, छत्तीसगढ़, जीएससी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एलटी के जो पेपर थे पिछले वर्षों में, उन पेपरों को करवाया था और साथ में प्रैक्टिस सेट करवाया था हिंदी का। और जो एलटी उत्तराखंड आगामी होने वाली परीक्षा 2023-24 में होगी, उससे संबंधित भी हमने 25 क्वेश्चन करवाए थे और बीच बीच में बहुत से बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। इससे पूर्व हमने फिर महत्वपूर्ण समायोजन जो शिक्षण अभिरुचि में लगा है उस बिंदु पर, उस पाठ्यक्रम में उस बिंदु पर भी चर्चा की थी। और आज हम हिंदी साहित्य के साथ साथ एनसीईआरटी में जो लगा हुआ है पाठ्यक्रम में यूनिट महादेवी वर्मा, उसको देखेंगे। तो महादेवी वर्मा की रचनाओं को देखेंगे, महादेवी वर्मा के जो रेखा चित्र हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। इनको किन किन पुरस्कारों से नवाजा गया उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमेशा और छायावाद से तो क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, चाहे आपका एनसीईआरटी में भी यह छायावाद के सभी जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत जी और महादेवी वर्मा लगे हैं, जो चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। नेट में भी यह लगा हुआ है और साथ में एनसीईआरटी में भी यह लगा हुआ है। इन बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, आज हम हिंदी साहित्य में देखेंगे महादेवी वर्मा को। तो महादेवी वर्मा की बात करें, ये छायावाद की कवित्री में शामिल है और छायावाद के चार स्तंभों में से एक है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, निराला जी, पंत जी और महादेवी वर्मा महत्वपूर्ण काव्य के रचनाकार हुए और इन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा कार्य किया। छायावाद में चाहे इन्होंने काव्य रचनाओं में हो, रेखा चित्र हो, निबंध हो, आलोचना में हो, तो इन्होंने काफ़ी रचनाएं की और विशेषकर साहित्य यानी काव्य और कविताओं में इनकी प्रमुखता रही है। तो देखते हैं, इन चार स्तंभों में से आज हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा का जो दर्शन था वह बौद्ध दर्शन था। बौद्ध दर्शन को हम दुखवाद भी कहते हैं और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। ये रहस्यवादी कवित्री में भी आती है। ठीक है। इन जन्म की बात करें, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयागराज में हुई थी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो 1907 में इनका जन्म हुआ था। यह आ सकता है कि ये किस से प्रभावित थी, तो यह जो है बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। महादेवी वर्मा की बात करें तो महादेवी वर्मा को महत्वपूर्ण, इनकी व्यक्तित्व को इसलिए भी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि इन्हें बहुत से पुरस्कार मिले। 1942 में इन्हें द्विवेदी पदक मिला। 1943 में इन्होंने भारत भारती सम्मान से पुरस्कार दिया गया। 1956 में इन्होंने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1988 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। 1977 में डी.लेड कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें सम्मानित किया था। 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कारिणी फेलोशिप इन्हें प्राप्त हुई और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानपीठ पुरस्कार जो यामा के लिए इन्हें दिया गया था, 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में पाने वाली पहली महिला थी ये। महादेवी वर्मा पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। अब देखिए, यहाँ पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के यामा के लिए क्या पुरस्कार, ये एलटी में भी पूछा गया था। ठीक है, लेक्चरर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, इसमें जो है इनकी प्रमुख कवि हैं, जो कविता संग्रह है, उनकी कविता संग्रह है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942
और यामा इसमें गलत टाइप हुआ है। यामा 1944 में रचना प्रकाशित हुई थी। और प्रथम आयाम आयाम एक महत्वपूर्ण इनकी रचना है, अग्नि रेखा सप्तपर्णा। तो सप्तपर्णा जो है ये ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी अनुवाद, काव्य अनुवाद किया गया था। सप्तपर्णा में ऋग्वेद के हिंदी अनुवाद किया गया था। ठीक है, तो सप्तपर्णा ऋग्वेद से संबंधित है और इसका काव्य अनुवाद किया गया था। कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना कविता है। अब देखिए, इनको जो पुरस्कार लेक्चरर में पूछा गया था यामा से संबंधित, ठीक है। और पिछली बार लेक्चरर में पूछा गया था कि नीरजा में कौन से पुरस्कार मिला, तो शेक्सपियर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया था, शेक्सपियर पुरस्कार, ठीक है। और रश्मि और नीरजा को एक पुरस्कार और मिला था, दोनों रचनाओं को मंगला पारितोषक, ठीक है, मंगला पारितोषक। जैसे ये मंगला पारितोषक पहले मिलता था, अब तो यह नहीं मिलता शायद में। अब जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, ये पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, तो हमने इनकी रचनाएं देखेंगे। निहार इनकी प्रसिद्ध रचना है, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, सप्तपर्णा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो रेखा चित्र काफ़ी प्रसिद्ध है और रेखा चित्र यूनिट भी लगा हुआ है। स्पेशल रेखा चित्र संस्मरण और रेखा चित्र का 1 यूनिट, 12 यूनिट जो हिंदी साहित्य में लगे हैं उसमें 1 यूनिट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 यूनिट जो है रेखा चित्र संस्मरण का लगा हुआ है, जिससे क्वेश्चन बनेगा ही। पहली बात तो रेखा चित्र में महादेवी वर्मा आएगी। दूसरा, महादेवी वर्मा की भक्तन जो है एनसीईआरटी में लगी हुई है, इस पॉइंट को भी याद कर लो। 10वीं 11वीं में भक्तन इनकी एनसीईआरटी में, तो क्वेश्चन फिर भी पूछेगा। तीसरा, हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका है, छायावाद की महत्वपूर्ण कवित्री है, इसलिए भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हर साल क्वेश्चन पूछने का यही आधार है, एक तो एनसीईआरटी में इनकी रचना लगी है, दूसरा रेखा चित्र संस्मरण में इनकी प्रमुखता है, और तीसरा छायावाद की कवित्री है। तो तीनों तरीके से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए छायावाद के प्रत्येक, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, पंत जी हो या महादेवी वर्मा, चारों की रचनाओं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनते ही है निश्चित तौर पर। अब ये आने वाली बात है कि क्वेश्चन हार्ड बनता है, कठोर बनता है या सरल बनता है। सिंपल क्वेश्चन तो हमें इनकी रचनाएं जो है रेखा चित्र को आप याद होने ही चाहिए। अब इनके रेखा चित्र संस्मरण देखेंगे। ठीक है, अतीत के यहाँ पर रेखा चित्र संस्मरण है, लेकिन हम इसको रेखा चित्र देखेंगे पहले। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, स्मृति की रेखाएं में ही भक्तिन है, अभी हम उसमें भी चर्चा करेंगे। पथ के सारथी ये संस्मरण है 1958, मेरा परिवार 1972। अब यहाँ से महत्वपूर्ण नोट करने वाली बात है कि 2018 में पथ के सारथी संस्मरण पूछा गया था एलटी में, और 2021 में पूछा गया था मेरा परिवार। जैसे आपको मालूम होगा, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई भी हिंदी से एलटी से तैयारी कर रहा है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के पास एक तो सिलेबस होगा। हमारे पास तैयारी करने के लिए दो प्रमाण हैं, दो प्रमाण, दो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हैं? एक तो हमारे पास सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं, और दूसरा प्रत्यक्ष और प्रमाण जिसके अनुसार हम तैयारी करते हैं कि पिछले वर्षों के पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी तो ये है कि इस चैनल से इतना आएगा, इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आएगा, ये तो मनगढ़ंत बातें हैं कि आएगा नहीं आएगा, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन पढ़ना सब कुछ है, मैं जिससे कि हर विद्यार्थी की बेहतर तैयारी हो सके। लेकिन आप 2 पॉइंट को नहीं भूलेंगे, एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए आपके टेबल पे, दूसरा आपके पास जो है 18 के पेपर भी होना चाहिए और 21 का पेपर भी होना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। यही आधार होता है कि जिस आधार पर हम अगले की परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं। परंतु तीसरी चीज़, इस निश्चित नहीं है कि जो क्वेश्चन आए थे वही क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन हमारी स्मरण शक्ति, हमारे चिंतन शक्ति इस प्रकार कार्य करती है। आज ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो, पथ के सारथी 2018 में पूछा गया था, मेरा परिवार पथ के सारथी संस्मरण है, जबकि रेखाचित्र मेरा परिवार है ये 2021 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया था कि मेरा परिवार जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो इसका सन था 1972 था। ठीक है,
लेक्चरर में पूछा गया था कि नीरजा महादेवी वर्मा की रचना नीरजा को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो शेक्सपियर पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। अब आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट करना है, यामा तो सभी जानते हैं कि इनको यामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, लेकिन 1982 आप याद कर लेना कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है, ऐसी सारा एक ही चीज में, एक ही वीडियो में छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें कमी आपको देखने को मिलेगी। तो रश्मि और नीरजा के लिए इन्हें मंगला पारितोषिक सम्मान मिला था। हो सकता है आने वाले वर्षों में यह पूछा जाए। ठीक है, तो अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943 और मेरा परिवार 1972, ये तीनों रेखा चित्र हैं। ठीक है, और पथ के सारथी ये है संस्मरण है। तो 18 में भी 21 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करें लेक्चरर में, तो लेक्चरर में नीरजा को पुरस्कार पूछा गया था और लेक्चरर में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी पूछा गया था। ठीक है, और एक मिलान करने के लिए था 21 में कि कौन सा इसमें मिलान करने के लिए चार तथ्य, 4 पॉइंट थे कि इसमें एक रचना थी यामा, जैसे आपने देखा होगा। कुल मिला के पिछले वर्ष एलटी में 2 क्वेश्चन बने थे, उससे पूर्व एक क्वेश्चन बना था और लेक्चरर में भी 2 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, एक महत्वपूर्ण। अब दूसरा आपको ये यह भी याद रखना है, नीरजा, रश्मि, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये चारों रचना किस में संकलित हैं? यामा में संकलित हैं। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे जो भक्तन है, तो भक्तन उसी में लगा है पथ के सारथी में। ठीक है, पथ के सारथी में 7 रेखा चित्र है, नोट कर लेना। ऐसा आ सकता है, इसलिए आ सकता है कि पथ के सारथी जो भक्तन है या पद के साथी से लिया गया है। जो संस्मरण है, मुख्य संस्मरण क्या है? पद के साथी, उसमें 7 रेखा चित्र हैं। एक रेखा चित्र भक्तन है और दूसरा जो यूजीसी नेट से सिलेबस में लगा हुआ है ठकुरी बाबा। ठीक है, यह नेट में भी लगा है, इसी के ठकुरी बाबा लगा था, नहीं सॉरी, ये स्मृति रेखा में है। जो भक्तन है स्मृति की रेखा में है। ठीक है, और ठकुरी बाबा भी स्मृति की रेखा में है। तो स्मृति की रेखा है, जो स्मृति रेखा से ही भक्तिन को लिया गया है, उसमें 7 रेखा चित्र है और स्मृति रेखा से ही जो है ठकुरी बाबा को लिया गया है, मतलब उसी के एक भाग को लिया गया है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है स्मृति की रेखाएं कब प्रकाशित हुई? 1943 में। ठीक है, यह भक्तिन रचना किस में संकलित थी? ठीक है, तो रेखा चित्र में। अब देखते हैं जो इनका नीलकंठ है, ये भी संस्मरण है, स्मारिका इनका संस्मरण है। ठीक है, अब इनके निबंध हैं श्रृंखला की कड़ी। 1942, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, या स्त्रों की समस्याओं को इसमें उठाया गया था, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अगला निबंध क्या है? श्रृंखला की कड़ी, आपदा, भारत संस्कृति के स्वर, विवेचनात्मक संकल्पिता, साहित्य की आस्था, इनके क्या है? निबंध है। ठीक है, अब आपको देखो पॉइंट वाइज, अगर आप जिसने नेट का एग्जाम दिया होगा या हो सकता नहीं भी दिया होगा, लेकिन अपने स्मरण शक्ति के लिए तुम ऐसा भी याद कर सकते हो, 41, 42, 43 और 58 और 72। 41 में अतीत के चित्र, 42 में श्रृंखला की कड़ियाँ, 43 में स्मृति की रेखाएं और 48 में पथ के सारथी, मेरा परिवार 1972 में। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, इनका सन आपको याद भी होना चाहिए। और दूसरा यामा का। अब देखते हैं इनके निबंध जो है, निबंध भी इन्होंने लिखा। ठीक है, तो निबंध भी इनके हैं और ललित निबंध भी इन्होंने किया, ललित निबंध पर भी इन्होंने कार्य किया। चिंतन के क्षण, संगिनी होगा ये, संगिनी क्षणदा। इनकी एक कहानी बहुत फेमस है, गिल्लू कहानी भी की, लेकिन इस संस्मरण से पूछेगा, रचना से पूछेगा है, क्योंकि स्पेशल 1 यूनिट आपके पास रेखा चित्र और संस्मरण लगा हुआ है। ठीक है, अब इनकी जो एक यहाँ से कट रखा है ये, अब देखते हैं कि इनका गीत भी प्रसिद्ध है, जाग तुमको दूर जाना अब आंखों के आंसू उजाले, ये भी प्रसिद्ध गीत है इनका।
इनका एक संस्मरण यह है मेरे बचपन के दिन, यह भी इनका एक संस्मरण है। और ब्रज भाषा के आरंभिक और खड़ी बोली में जो इनकी कविताएं थी 1900 प्रथम, इनकी जो प्रारंभ में इनने जो कविताएं की ब्रज भाषा की कविताएं, और जो ब्रज भाषा के तो पहले थी क्योंकि आपको आप जानते ही हैं, क्योंकि रीतिकाल में भी थोड़ा ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है। और जैसे रत्नाकर भारतीय काल में भी ब्रज भाषा का प्रयोग होता था, कवित रत्नाकर और कवि रतन, रत्नाकर और कवि रतन, इनकी ब्रज भाषा की कविताएं हैं। तो उसका छायावाद इसमें भी चलन थोड़ी बहुत था ही आधुनिकता में। तो ब्रज भाषा और आरंभिक खड़ी बोलियों की जो कविताएं हैं, प्रथम आयाम यहाँ से इसमें कटा हुआ है, प्रथम आयाम में इनकी 1984 में यह रचना प्रकाशित हुई थी। तो आपको थोड़ा लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा, आपके दिमाग में अवश्य आ जाएगा कि वास्तव में इन तथ्यों पर, इन पॉइंटों को हमने देखा था। अगर आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपके समझ में स्वतः ही आ जाएगा, आप अपना आकलन अपने दिमाग से भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं आने वाले एग्जाम में। अब देखते हैं कि छायावाद के 4 स्तंभों में एक थी, इसमें 4 थे, ठीक है ना। और चांद एक पत्रिका थी, चांद नामक एक महिला पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया। आधुनिक की मीरा नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, यह पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि निराला ने इनको नाम दिया था हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती का। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी मनोनीत की गई। एक विधान परिषद होता है, ठीक है, एक विधानसभा होती है जिसमें चुना जाता है और एक नामांकित किए जाते हैं, नोमिनेट किए जाते हैं, उस जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, ठीक है। तो इसमें जो है 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का इन्हें सदस्य में मनोनीत किया गया था। निहार इनकी प्रथम काव्य संग्रह निहार है, ठीक है। अब हम इनके कुछ महत्वपूर्ण गीतों के देखेंगे जो नेट में भी लगा है, लेकिन कई बार डायरेक्ट क्वेश्चनों में भी महत्वपूर्ण इनके 4-5 गीत हैं। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये नीरज से लिया गया है। नीर भरी दुख की बदली, और फिर विकल है प्राण मेरे, या सांध्य गीत से लिया गया है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, दीपशिखा 1942, ये दीपशिखा में संकलित है। और छायावाद की लघुत्राई में इन्हें जाना जाए, छायावाद के जो प्रमुख हैं ये 4 हैं, लेकिन उसमें से छायावाद के प्रमुख कवि जो हैं जयशंकर प्रसाद, निराला जी और पंत जी, ठीक है। और लघुत्रय में इन्हें त्रय में जाना जाता है, लघुत्रय में इन्हें जाना जाता है महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, तीनों वर्मा हैं, आप नोट कर लेना। लघु छायावाद की लघुत्रय जो कवि में हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये लघुत्रय में भी है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, महत्वपूर्ण बात यह बताई थी कि आप इन पॉइंटों को भी नोट करेंगे कि पहले तो यह रचना इनकी भक्तिन जो रचना है, भक्तिन जो है एनसीईआरटी में लगी है। दूसरा छायावाद से इनका ताल्लुक है, और तीसरा नेट में भी इनके ठकुरी बाबा लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसी तरीके से आप मिलते जुलते क्वेश्चन भी, जैसे 1907 की बात करें तो 1907 में जो है हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था। तो पॉइंटों को आप देखेंगे, तथ्यों को, आपका दिमाग इस कदर चलना चाहिए कि एक को दूसरे से जोड़कर, और जोड़ना ही रचनात्मक ज्ञान है, एक क्वेश्चन को दूसरे से जोड़ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि रटा रटाए हमें एक ही चीज़ याद है, दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके से बन गया तो हम वहाँ पर हताशा से ज़्यादा कुछ भी वहाँ पर हाथ नहीं लगता है, फिर हम इधर उधर जो झांकने लग जाते कि वास्तव में क्वेश्चन आया तो आया कहाँ से। तो रचनात्मक ज्ञान यही है कि एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से मिलाना, अर्थात जैसे कि 1907 में जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, 1907 में हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था, ठीक है। अब जो 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता थे, छायावाद के भी थे, अन्य भी थे। देखो जो है सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य की बात करें तो पंत जी को मिला था, ठीक है, चिदम्बरा के लिए, ठीक है, 1968 में, यहाँ पर मैंने नोट भी किया है। और फिर 1972 में जो है
किसको मिला था? आज्ञे को मिला था, रामधारी दिनकर को मिला था, ठीक है, 1972 में। कितने नावों में कितनी बार? और फिर नहीं, उर्वशी के लिए मिला था 1972 में, जो है उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर को। और 1978 में जो है आज्ञे को मिला था। कितनी नावों में कितनी बार? 1982 में जो है महादेवी वर्मा को मिला था यामा के लिए। तो देखो 78, 72, 82, 78, 68, 78। तो आप थोड़ा एक अपने समझ में एक चित्र भी मैप के द्वारा भी बनाओगे एक रचनात्मक तरीके से, तो आपको सारे तथ्य याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि 2017 में जो है लास्ट पुरस्कार हिंदी साहित्य 2017 के बाद हिंदी साहित्य में नहीं मिला, हो सकता है 22 में मिल जाए, अलग बात है, 23-24 में मिल जाए। लास्ट कृष्णा शोभित को मिला था 2017 में। और आपको याद रखना होगा 2082-84 के बाद जो है संपूर्ण साहित्य के लिए पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, रचना के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। अभी तक लगभग कम से कम 17 लोगों को साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। तो आपने नोट करना है, पंत का भी पूछा जाता है, ये चारों रचनाएं पूछी जाती है, चाहे चिदंबरा हो, यामा हो, उर्वशी हो, या कितनी नावों में कितनी बार हो। इस पॉइंट को भी आपको नोट करना है। दूसरा महत्वपूर्ण, आप इसमें देखा था हमने सांदी गीत 1936। तो 1936 में जैसे रचनाएं, बहुत सी प्रसिद्ध रचना गोदान 1936 में लिखी गई थी। मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लेक्चरर 2021 में पूछा गया था कि राम की शक्ति पूजा का रचना काल क्या था, तो उसका भी 1936 था। तो कुछ तथ्य ऐसे होते हैं, जैसे 1972 में पूछा गया था पिछली बार अल्टी में, तो कुछ प्रत्येक रचना का तुम्हें नहीं पूछेगा, लेकिन हर पेपर में 2-4 रचनाएं ऐसी होती है महत्वपूर्ण जिसमें रचना काल पूछा ही पूछा जाता है। अब 1936 में अपने माइंड में मैंने जैसे ये चित्र मैं बनाया है, 1936 में पिछले बार पूछा गया था लेक्चरर में हिंदी में कि राम की शक्ति पूजा का जो है किस सन को प्रकाशित हुई है, इसका सन क्या था, ठीक है। तो राम की शक्ति पूजा 1936 में, सांदी गीत 1936 में, गोदान एक प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रेमचंद का 1936 में, गीतिका निराला जी की 1936 में, ठीक है। युगांत जो है कि जहाँ से छायावाद का अंत माना जाता है, युगांत को पंत जी की रचना है, और जो है प्रगतिवाद का कार्यकाल माना जाता है। 1936 में युगांत हो गया, राम की शक्ति पूजा, सांदी गीत हो गया, गोदान हो गया, गीतिका हो गया। दूसरा, कभी कभी जो कामयानी कामायनी कामायनी का जो कार्यकाल है 1935 में है, सरोज स्मृति का 1935 में है, और कामायनी का कहीं कहीं 36 भी दिया जाता है, लेकिन 1935 ही है। आप इस पॉइंट को भी नोट करेंगे। युगांत की बात कर रहा था मैं, तो निराला और पंत जी ऐसे कवि थे जिन्होंने छायावाद में भी काम किया, इस पॉइंट को नोट कर लेना। जैसे निराला जी की बादल राग है और बादल राग जो है एनसीईआरटी में भी लगा हुआ है। तो एक कुल मिला के आपको रचनात्मक करना होगा कि जिससे आप बेहतर से बेहतर में हिंदी में भी कर सके, ठीक है। और आप नेट की तैयारी के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जिसने नेट किया होगा, अभी दिसंबर में जो है 10 से 21 तारीख तक नेट का पेपर है, वहाँ पर ये सन काम आते हैं, वहाँ पर सारे सन आपको रटने होते हैं, ठीक है। जैसे अब लेक्चरर में है तो वहाँ से थोड़ा माध्यम जो है कठोर होगा, हार्ड होगा। तो जैसे जैसे आजकल आप भीतर से तैयारी करोगे अपनी रणनीति के अनुसार, तो आपको उतनी मजबूती मिलेगी, आने वाले लेक्चरर में, आने वाले नेट में आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सफलता प्राप्त हो सकती है। यह मेरा मानना है। हो सकता है मेरा मानना गलत हो या मेरी विचारधारा गलत हो, लेकिन मैं इस चीज़ को लेकर चलता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि आप भी इस प्रकार से चले कि जिससे आप रचनात्मक एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से मिलाप करके देखें। जैसे हमने 36 बोला, तो आपको याद होना चाहिए कि 36 में कौन सी रचना है, 7 में कौन सी रचना है। ज्ञानपीठ है तो ऐसा नहीं मुझे एक ही रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त का पता है, और रचनाओं को भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, चलते चलते दिमाग में इस प्रकार की बातों का संग्रह हो जाता है। जब आप अध्ययन करते हैं तो आप जितना ज़्यादा आप अध्ययन करोगे उतनी ज़्यादा आपकी चिंतन शक्ति बढ़ेगी, तब आपका रचनात्मक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। दूसरा, जब आप स्वयं पढ़ाते हो, स्वयं आप परीक्षा देने वाले हो, तो आपका चिंतन और भी बेहतर होना चाहिए, और होगा ही। स्मृति की रेखाओं की बात कर रहा था मैं, इसमें 7 चित्र हैं। भक्तिन, जंग बहादुर, मुन्नू, ठकुरी बाबा,
चीनी फेरी वाला, बिटिया, गुनिया, ये 7 रेखा चित्र हैं इसमें। व्यक्ति एनसीईआरटी में लगा हुआ है, ठकुरी बाबा जो है यूजीसी नेट में लगा हुआ है। तो यह महत्वपूर्ण था। आपने इनकी रचनाएं देखनी है, इनको कौन से पुरस्कार मिला था, ये भी मैंने सारी इसी वीडियो में एक ही पेज में सारे आपको बताया है। ऐसे ज्ञान आपको बहुत कम मिलेगा और अच्छा होगा आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। दूसरा, नेट में कौन सी पंक्तियाँ, ये भी कई बार पूछा जाता है, इनको कौन से पुरस्कार मिले और इनके रेखा चित्र कौन कौन से हैं। दूसरा, एक महत्वपूर्ण बात हर बार आता है कि रेखा, उसमें दिया भी यूनिट में रेखाचित्र और संस्मरण। तो देखो रेखाचित्र क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण, सजीव आकलन। ठीक है, या व्यक्ति लगाओ या घटना या भाव, तो किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में, जैसे इनका गाय से, चूहे से ऐसा संबंध था, इन पे लिखा करते थे, गिल्लू जो है, ठीक है, आपको मालूम है, छोटी छोटी रचनाएं इनकी छोटी छोटी क्लासों में भी लगी रहती है, बहुत ही मार्मिक होती है। तो किसी व्यक्ति या घटना हो तो कम शब्दों में उसका वर्णन करना और मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण, सजीव आकलन करना, उसे रेखा चित्र कहा जाता है। ठीक है, और संस्मरण, संस्मरण है समयक संस्मरण, अर्थात किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति का स्मृति के आधार पर अब मैं स्मरण कर रहा हूं, अपनी स्मृति के आधार पर मैं कल्पना कर रहा हूं, कलात्मक वर्णन कल्पना कर रहा हूं, उसके बारे में मैंने लिखा और कलात्मक वर्णन किया, तो संस्मरण है। और सजीव, भावपूर्ण, सजीव आकलन मैंने किया, वह रेखा चित्र है। तो यह पॉइंट भी मैंने आपसे क्लियर हो गया होगा आपको। तो इन महत्वपूर्ण बातों को आपने ध्यान में रखना और यह महत्वपूर्ण टॉपिक था, बहुत बड़ी वीडियो होगी। इसके बाद हम जो है पंथ पर, अभी मुझे कुछ जो है महत्वपूर्ण लोगों का, भाई लोगों का कॉल आया था कि आप सर इस प्रकार के वीडियो बनाइएगा एनसीईआरटी से संबंधित। तो साथ साथ में हम पेडागोजी, शिक्षण अभिरुचि के साथ साथ ऐसे वीडियो भी बनाते रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला होगा पंथ जी, उसके बाद जयशंकर प्रसाद निराला, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यह टॉपिक, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक पहुँचाने का कष्ट कीजिएगा, जिससे कि बेहतर ज्ञान, उचित ज्ञान, सभी को इसका लाभ मिल सके। और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होती, कमेंट बॉक्स पर आप अपना मैसेज जरूर लिखना। कहीं पर भी शंका होती है, क्योंकि हम उतने बड़े टीचर तो है नहीं, एक विद्यार्थी हैं, एक अभ्यर्थी जीवनी यापन कर रहे हैं। तो फिर भी आपको कहीं पर लगता है तो उसका जवाब देने की हम कोशिश करूँगा मैं। तो एक बार फिर आपका सभी का धन्यवाद।